नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमारे पास में टीएनसी बुलेट सीरीज का टॉपिक है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। काफ़ी जगह जो है वो आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के नाम से भी शो हो जाता है, क्योंकि बैलेंस पढ़ लेंगे तो इम्बैलेंस समझ में आ जाएगा और इम्बैलेंस पढ़ लेंगे तो बैलेंस का ऑटोमेटिकली जो है वो हमें पता चल जाएगा। मतलब कुल मिला के फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बोलो या फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बोलो, टॉपिक का नाम अलग है, बाकी चीजें जो है वो हमारे पास में बिल्कुल सेम ही रहेगी। ये जो हमारे पास में टॉपिक है आज का, ये बेसिकली हमने लिया है बच्चों की फरमाइश से, क्योंकि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर हम जो है वो दो तरीके से जो है वो टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं। एक है हमारे पास में जो मैंने अब तक के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम थे, चाहे वो नोट सेट हो, चाहे वो सीएचओ हो, चाहे वो हमारे पास में पीजीआई हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, रेलवे का हो, ईएसआई का हो, कहीं का कोई भी एग्जाम हो, पिछले 8-10 साल में जिस एग्जाम में सबसे टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक को हम लेके मैंने पूरी जो है वो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है वो लिस्ट बनाई है और उनको जो है वो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। तो एक तो टॉपिक का सिलेक्शन होता है वहां से, दूसरा टॉपिक का सिलेक्शन हम करते हैं कि बच्चों को ऐसा टॉपिक जिसको समझने में जो है वो दिक्कत आ रही है या उनको वो मैटर सही तरीके से मिल नहीं पा रहा है, कहीं पे भी वो सर्च कर लेते हैं लेकिन एक अच्छा क्रीम मैटर जो है वो नहीं मिल पाता है, तो हमें मैसेज कर देते हैं कि सर ये टॉपिक जो है वो करवा दीजिए। तो ये आज का जो हमारे पास में टॉपिक है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये बच्चों की फरमाइश पे लिया गया है। यानी कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि सर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो करवा दीजिए, तो उसको हम उनकी फरमाइश पे कराएं। तो जो बच्चे जिन्होंने कमेंट किया था, पहले तो उनको सबको धन्यवाद। एटलीस्ट उन्होंने बोला तो सही, अपनी प्रॉब्लम्स बोली तो सही। समस्या कब आती है? जब आप कोई काम करते हो, ठीक है। जब आप कोई काम करते ही नहीं हो तो समस्या आने का जो है वो कोई औचित्य नहीं रहता है, ठीक है। तो बच्चे जब पढ़ेंगे तभी तो उनको प्रॉब्लम आएगी कि इस टॉपिक में दिक्कत है। तो पढ़ोगे तो समस्या आएगी, नहीं पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो उनको प्रॉब्लम्स आई थी इस टॉपिक में, उन्होंने कमेंट किए थे, तो कमेंट पे जो है वो हम इसको आज लेके आ रहे हैं। और भी कोई टॉपिक अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो, बस आप ये देख लेना कि पहले वो कभी हुआ तो नहीं है, ठीक है। तो बुलेट सीरीज में जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा कि वो टॉपिक पहले हुआ तो नहीं है। आप सिंपली यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाने के बाद में टीएनसी नर्सिंग वहाँ पे सर्च कीजिएगा। टीएनसी नर्सिंग में आपको बुलेट सीरीज की प्लेलिस्ट दिख जाएगी। वहाँ पे अब तक जितने भी हमने टॉपिक किए हैं, आज हमारे पास में 229 नंबर की जो है वो क्लास है। इन द सेंस हमने ऑलरेडी 228 टॉपिक जो है वो क्लियर कर लिए हैं। तो वहाँ पे देख लीजिए। वहाँ पे अगर आपको जो पसंदीदा टॉपिक है वो नहीं करवाया, आप कमेंट कीजिए, हम उसको जरूर लेंगे। तो ये टॉपिक जो है वो उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो आज हम पढ़ते हैं इसको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन आंसर जो है बिल्कुल स्ट्रेट पूछे जाते हैं और बड़ी गहराई से पूछे जाते हैं। ये चीज जरूर ध्यान रखना, बिल्कुल ठीक है। इसमें जो है वो मतलब कहें कि बिल्कुल रटने वाली चीजें तरीके से पूछी जाती है। जैसे हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना परसेंटेज होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होता है, टोटल फ्लूइड कितना होता है, किसका किस परसेंटेज में कितना कितना हिस्सा होता है। तो हर एक जगह से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, एक अच्छी बात है कि कोई भी अप्लाइड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर हमने अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया तो हमारे पास में ये उम्मीद है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम जो है वो सही करके आएंगे। देन उसके बाद में अगर एक्सेसिव फ्लूइड हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, अगर डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास में क्या दिक्कत हो जाएगी। तो नॉर्मल वैल्यू जो है वो जरूरी है, फ्लूइड की भी एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट्स की भी। तो पहले हम फ्लूइड के बारे में देखेंगे कि नॉर्मल फ्लूइड कितना होता है, कितना परसेंटेज होता है, इंट्रासेलुलर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है, इंट्रा टिश्यू कितना होता है, इंट्रावेस्कुलर कितना होता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। देन उसके बाद पढ़ेंगे कि एक्सेसिव फ्लूइड होने की वजह से क्या दिक्कत हो सकती है और डिक्रीज होने की वजह से क्या दिक्कत हो सकती है। देन उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो हमारे पास में मेन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है। इन चीजों के बारे में जो है वो लेंगे, ठीक है। बाइकार्बोनेट हो गया, हालांकि बाइकार्बोनेट हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास में 200 नंबर की क्लास थी वहां पे हमने एसिड बेस बैलेंस में बाइकार्बोनेट को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो जो जो जहां जहां कंप्लीट कर लिया उसको भी मैं बताऊंगा। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपके लिए आज का टास्क यही है कि दोस्तों मैं ज्यादा बोलूंगा, ठीक है। लिखना थोड़ा सा जो है
कोई चीज छोड़ी नहीं जाएगी, लेकिन मैं बोलूंगा ज्यादा तो आप उस चीज को जो है वो लिख लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर हम पढ़ें तो कम से कम भी जो है वो हमारे पास में 5 से 6 क्लासें बड़ी बड़ी हो सकती है, बड़ी बड़ी, छोटी नहीं बोलो, बड़ी बड़ी क्लासें जो है वो हो सकती है। तो हम जो है वो इसको आज की क्लास के अंदर कर रहे हैं, तो कोई चीज छोड़ी नहीं जाएगी, मैं पहले बता रहा हूं, लेकिन मैं बोलूंगा ज्यादा तो आपको लिख लेना है अगर कोई चीज। जैसे मैं बात करूं, अगर सोडियम के बारे में बात करें तो सोडियम हमारे पास में आधा घंटा ले लेगा, पोटेशियम आधा घंटे से ज्यादा ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत लंबी लंबी क्लासें हो जाती है, लेकिन हम पूरी कंक्लूजन लेके क्लास के अंदर आते हैं, और ये तो हमारी खास बात है, ठीक है, कि कंक्लूजन कोर जो हो वो हम लेके आते हैं, बट कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाती। हाँ, फास्ट जरूर चल सकते हैं, ज्यादा बोल सकते हैं, वो सारी चीज रहेगी। तो दोस्तों चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के इंट्रोडक्शन की। तो दोनों के बारे में सिंपल मीनिंग है, ठीक है, यानी कि करेक्ट अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड होना और करेक्ट कंपोजिशन के अंदर जो है वो हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट होना, वो ही क्या कहलाता है हमारे पास में फ्लूइड लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस कहलाता। अब इसमें कोई भी चेंजेस आता है, जैसे मान लो एक पर्सन के अंदर, जैसे मैं कहूं कि एक पर्सन के अंदर 60% जो है वो वाटर होना जरूरी है, ठीक है। ब्लड की बात करें तो जैसे टोटल बॉडी वेट होता है उसका 8% लगभग जो है वो ब्लड होता है, ठीक है। जैसे 70 किलो का आदमी है, ठीक है, तो 5.6 लीटर के समथिंग अप्रोक्सीमेटली जो है वो ब्लड होना चाहिए, ठीक। तो जो भी हमारे पास में फ्लूइड है वो एक करेक्ट वॉल्यूम में होना चाहिए, और जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका एक फिक्स अमाउंट में होना चाहिए, तब तक सारी चीज जितने भी हमारे पास में फंक्शन है वो सही तरीके से चलेंगे। लेकिन अगर मान के चलिए इसमें दिक्कत आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया तो बीपी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक, कम हो गया तो फिर बीपी कम हो जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से बाकी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो सोडियम की एक नॉर्मल वैल्यू होती है, पोटेशियम की एक नॉर्मल वैल्यू होती है, कैल्शियम की एक नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर उससे एक्सेसिव हो जाएगा तो भी दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि एक्सेसिव हो जाएगा तो काम चल जाएगा, नहीं, एक्सेसिव हो जाएगा तो भी दिक्कत है, और अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भी दिक्कत है। तो जो भी हमारे पास में फ्लूइड है वो एग्जैक्ट वॉल्यूम में, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो एग्जैक्ट कंपोजिशन में होना चाहिए, इसको हम कहते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इससे अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर आ जाता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। तो वन बाय वन करके पढ़ते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। इसकी यही डेफिनेशन है, ऐसे कोई पर्टिकुलर इसकी डेफिनेशन नहीं है, इंट्रोडक्शन में ही हमें करना पड़ेगा। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रेफर्स टू मेंटेनिंग द करेक्ट वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड फॉर नॉर्मल सेलुलर फंक्शन। देखो वही चीज है जो मैंने आपको बताई है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो किसको कहा जाता है, रेफर्स टू मेंटेनिंग करेक्ट वॉल्यूम, ठीक है, एक करेक्ट वॉल्यूम में जो है वो हमारे पास में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होना चाहिए। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एक करेक्ट वॉल्यूम में एंड एक करेक्ट कंपोजिशन में होना चाहिए, ताकि जितने भी हमारे पास में नॉर्मल सेलुलर फंक्शन है वो सही तरीके से चल सके। जो भी फंक्शन है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, ये सारे सही तरीके से चल सके, इसको हम कहते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। अब देखो इम्बैलेंस अकर, अब इम्बैलेंस क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस अकर व्हेन दीज इज टू मच। इम्बैलेंस किसको कहेंगे, अगर ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, एंड टू लिटिल, या बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड इम्बैलेंस, ठीक है। लेवल आर एबनॉर्मली, यानी कि इम्बैलेंस जो है वो किसको कहा जाएगा, या तो वो चीज बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, या फिर वो चीज बहुत कम हो जाए, टू मोर एंड टू लिटिल। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो भी दिक्कत है, और बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो भी दिक्कत है। एंड बोथ कंडीशन, ठीक है, बोथ कैन बी लाइफ थ्रेडिंग इफ नॉट करेक्ट प्रॉमर्टली। अगर सही टाइम पे सही तरीके से इसको करेक्ट नहीं किया गया तो दोनों की दोनों कंडीशन कौन सी, एक्सेसिव वाली भी और डेफिशिएंसी वाली भी, तो दोनों की दोनों करेक्ट जो कंडीशन है वो लाइफ थ्रेडिंग हो जाएगी। अगर मान के चलिए पोटेशियम अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है, और पोटेशियम अगर हमारी बॉडी में कम हो जाएगा दिक्कत है। तो दोनों के दोनों जो कंडीशन है, ठीक है, ये दोनों के दोनों लाइफ थ्रेडिंग हो रही है। ऐसे वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है, कम हो जाएगा तो भी दिक्कत है, तो ये तो बिल्कुल बैलेंस में जो है वो रहना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कंपोनेंट्स। कंपोनेंट की बात करें कि ये जो हमारे पास में फ्लूइड है, पहली चीज मैं फ्लूइड के बारे में पढ़ूंगा। अब ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब सबसे पहले मैं जो है वो फ्लूइड के बारे में बताऊंगा, देन उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट्स में चलेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम फ्लूइड में। फ्लूइड में आता है कंपोनेंट्स।
कंपोनेंट की बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो दोस्तों अगर हम टोटल बॉडी की बात करें और उस टोटल बॉडी के अंदर टोटल बॉडी वाटर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% जितना भी हमारे पास में बॉडी वेट होता है उतना हमारे पास में जो है वो वाटर होता है। समझ में आ रहा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, total body water is approximately 50 to 60% of total body weight, more in infant and less in elderly। देखो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम इन्फेंट की बात करें, ठीक है, तो इन्फेंट्स में जो है वो लगभग ये 70% होता है। ठीक है, इन्फेंट्स में अगर बात करें तो ये 70% होता है। ऐसे अगर हम बात करें नियोनेट्स की तो नियोनेट्स में और भी होता है, ये 80% के समथिंग होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल एडल्ट पर्सन की बात करते हैं, जैसे हम एडल्ट्स हैं, एडल्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 60% जो है वो होता है। एडल्ट्स में भी अगर फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल एडल्ट्स की अगर बात करें, ठीक है, फीमेल एडल्ट की बात करें तो उसमें 50 to 55% होता है। फीमेल में वाटर थोड़ी डेफिशिएंसी कम होती है, बट हम लेंगे एडल्ट की। एंड अगर ओल्ड एज की बात करें तो ओल्ड एज में जो है वो हमारे पास में और कम हो जाता है, 50% हो जाता है। नॉर्मली हम जो है वो किसकी बात करते हैं, एडल्ट की बात करते हैं। तो एडल्ट की अगर हम बात करें तो टोटल बॉडी जो वाटर होता है, ठीक है ना, हमारी बॉडी में टोटल जो वाटर होता है वो लगभग 60% होता है। यानी कि हमारी बॉडी जितनी है उसमें 60% तो वाटर ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि कोई 70 kg का कोई पर्सन है, ठीक है, तो इस 70 kg में अगर बात करें तो लगभग 42 लीटर तो जो है वो उसके अंदर वाटर ही रहेगा। बाकी मसल्स, बोन, ये सारी चीजें हो सकती है, बट 42 लीटर तो कम से कम जो है उसमें वाटर रहेगा। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली बात करें कि जो एडल्ट पर्सन है उसमें लगभग 50 से 60 एग्जैक्ट नॉर्मल वैल्यू है, 60% जो है वो टोटल बॉडी का वेट होता है, उसमें 60% वाटर ही होता है। और मैंने डिटेल में बता दी, नियोनेट्स की बात करेंगे तो 80% हो जाता है, इन्फेंट की बात करें तो हमारे पास में 70% हो जाता है, एडल्ट में वही 60%। और डिटेल की बात करें तो फीमेल एडल्ट में जो है वो हमारे पास में थोड़ा सा कम होता है, 50 to 55% होता है। ओल्ड एज में वाटर की कंसेंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, लगभग 50% हो जाती है। तो ये इसका जो है वो कंपोनेंट आ गया। अब ये जो हमारे पास में 60% जो वाटर बचा, ये 60% वाटर बचा वो कहां कहां होता है, इंट्रा सेलुलर में कितना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर में कितना होता है, ये सारी चीजों को जो है वो हम ले लेते हैं। तो देखो यहां पे एक इमेज आ रही है, इमेज में आप देख सकते हो कि टोटल बॉडी मास की बात करें मेल के अंदर तो लगभग 60% तो जो है वो सॉलिड पार्ट होता है और 60% जो है वो फ्लूइड पार्ट होता है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि 60% जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, वाटर है। अब इस वाटर में लगभग 2/3 हिस्सा जो है वो हमारे पास में इंट्रा सेलुलर होता है और लगभग 1/3 हिस्सा जो है वो हमारे पास में एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। अब इसको ध्यान से समझो, ठीक है, बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये हमारे पास में कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर ये हमारे पास में न्यूक्लियस है और ये इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस है। इसके बाद में ये हमारे पास में इसके अंदर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देन उसके हमारे पास में ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। देन उसके बाद ये गोल्जी अपरेटस है, ये हमारे पास में सेंट्रोमियर, ये एक सेल है, इसके अंदर जो है वो फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड है, ठीक है, सिंपल बात करें तो फ्लूइड इन द सेल, फ्लूइड इन द सेल, सेल के अंदर फ्लूइड है उसको हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर। नाम से पता चला इंट्रा सेलुलर। हो सकता है आपको जो है वो मेरी छोटी छोटी चीजें अभी मजाक लग रही होगी, जिन बच्चों को आता है कि क्या सर छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं। दोस्तों बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे तो सब बच्चों को लेके चलना होता है, ठीक है, कुछ टैलेंटेड भी होते हैं, कुछ मेरी तरह वीक भी होते हैं, तो मुझे सबको लेके चलना होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। इंट्रा का मतलब हो गया अंदर और सेलुलर का मतलब हो गया सेल, यानी कि सेल के अंदर जो चीज है उसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर। तो लगभग 2/3 हिस्सा जो है वो इंट्रा सेलुलर होता है, यानी कि इस 60% का लगभग 66%, 2/3 तो यही होगा। ठीक है भाई, 100% को हम जो है वो 3 में डिवाइड करेंगे तो 33% निकल के आ गया। ठीक है, 33.33%। तो ये 1/3 है, तो 2/3 लगभग 66% तो जो है वो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, इंट्रा सेलुलर होता है। उसके बाद में 1/3 जो हिस्सा है, 1/3 हिस्सा जो है वो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ठीक है, वो हो गया हमारे पास में एक्स्ट्रा सेलुलर। अब ध्यान से समझो, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब यही पकड़ लो, एक्स्ट्रा का मतलब सेल के बाहर जो भी चीज है वो सारा एक्स्ट्रा सेलुलर है। अब इसको ब्लड वेसल्स में मत काउंट कर देना, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर जो है,
अब देखो, जो हमारे पास में एक्स्ट्रा सेलुलर आ गया, ठीक है, उस एक्स्ट्रा सेलुलर में लगभग 80%, यानी कि इसका 1/3, ये जो 1/3 आ गया, मतलब 33% हिस्सा जो है वो क्या हो गया दोस्तों, एक्स्ट्रा सेल, सेल के बाहर। और जो 66% है वो हमारे पास में क्या हो गया दोस्तों, सेल के अंदर है। यानी कि ये तो सेल के अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, ये हो गया सेल, और ये जो है वो सेल के बाहर वाला है। अब सेल के बाहर कहां कहां हो सकता है भाई, ब्लड वेसल्स में हो सकता है, जो इंट्राटिशियल स्पेस वहां पे हो सकता है, और कहीं पे हो सकता है सीएसएफ के रूप में हो सकता है, किसी केविटी के रूप में हो सकता है, प्लूरल केविटी में हो सकता है, देन पेरिटोनियल केविटी में हो सकता है, कहीं पे भी, बट वो सेल के बाहर है, ठीक है। अब वो जो हमारे पास में 1/3 है, उस 33% में, ठीक है, टोटल 33% में, उसमें लगभग 80% हिस्सा, उसका 80% बोल रहा हूं, उस 33% का 80% हिस्सा जो है वो इंट्राटिशियल होता है। इंट्राटिशियल मतलब जो हमारे पास में सेल के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जहां पे एडिमा वाली कंडीशन आती है, ठीक है, सेल टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है वहां, इसको बोलते हैं इंट्रास्टिशियल, वहां पे होता है 80% हिस्सा। तो और बाकी जो 20% हिस्सा बचा ना, वो अलग अलग जगह पे होता है। अलग अलग कहां पे, वो ब्लड वेसल्स में हो सकता है, वो सीएसएफ में हो सकता है, इस तरीके से। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो करके देख लेते हैं, ताकि ये सारी चीज जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट में क्या क्या चीजें आ गई दोस्तों, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मैंने आपको बताया था कि लगभग 2/3 ऑफ टोटल ब्लड वाटर, ठीक है, यानी कि टोटल जो हमारे पास में बॉडी वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन था, टोटल बॉडी वाटर था, उसमें लगभग 2/3 हिस्सा तो जो है वो क्या होता है दोस्तों, इंट्रासेलुलर होता है, यानी कि सेल के अंदर होता है। तो ये मैंने सेल बना दी है, ये हमारे पास में न्यूक्लियस है, और ये बाकी फ्लूइड इसमें भरा हुआ है। तो ये जो है वो 2/3 हिस्सा, इसको अगर हम परसेंटेज की बात करें तो आप कैसे भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे 2/3 का मतलब 2/3 इंटू 100, ठीक है, इससे काउंट करोगे, ये 33.33, यानी कि लगभग 66.66% हिस्सा जो है वो हमारे पास में क्या आता है दोस्तों, वो आता है इंट्रासेलुलर, यानी कि सेल के अंदर रहेगा। क्लियर है। सेकेंड चीज आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर। अब सेल के बाहर जो भी चीज रही वो हो गई हमारे पास में। तो टोटल बॉडी वाटर जो होता है उसमें 1/3 हिस्सा जो है वो हमारे पास में एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ठीक है। तो आप इसको भी देख लिए, काउंट कर लीजिए, 1/3 इंटू 100, तो ये हमारे पास में निकल के आएगा 33.33%। लगभग 33% हिस्सा जो है वो हमारे पास में एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। अब उस एक्स्ट्रा सेलुलर में भी जो है वो दो तरीके का होगा, इंट्राटिशियल एंड इंट्रावेस्कुलर। अच्छा, वहां पे आपने देखा था कि सर वहां तो 80% था, तो दोस्तों 80 नहीं होता, बल्कि मतलब अप्रोक्सीमेटली होता है, 80 भी हो सकता है। 80 ये बेसिकली राउंड फिगर में 70 to 80% होता है, ठीक है। और ये हमारे पास में 20 to 30% हिस्सा होता है। इसमें भी जो है वो ट्रांस सेलुलर और निकलता है। लगभग 2% हिस्सा जो है वो हमारे पास में ट्रांस सेलुलर निकलता है। ट्रांस सेलुलर मतलब न वो इंट्राटिशियल में आता है, न वो इंट्रावेस्कुलर में आता है, वो फ्लूइड में आता है। जैसे सीएसएफ हो गया, प्लूरल हो गया, पेरिटोनियल हो गया, इसको हम बोलते हैं ट्रांस सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो जो इंटरटिशियल होता है वो लगभग 70 to 80% होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। जो हमारे पास में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था, टोटल 33% था, उसका लगभग 70 to 80% हिस्सा जो है वो इंटरटिशियल होता है, मतलब टिश्यू के बीच में होता है, सेल के बाहर और टिश्यू के बीच में। और लगभग 20 से 30% हिस्सा जो है वो हमारे पास में इंट्रावेस्कुलर होता है। इंट्रा मतलब अंदर, वेस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स, जैसे ब्लड वगैरह हो गया है, लिम्फ वगैरह हो गया है। ट्रांससेलुलर एक अलग कंपोनेंट है। ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है जो न इंट्राटिशियल है, न हमारे पास में इंट्रावेस्कुलर है, वो अलग ही है। जैसे सीएसएफ हो गया, देन उसके बाद प्लूरल फ्लूइड हो गया, पेरिटोनियल हो गया, ये सारी के सारी चीजें। क्लियर। अब देखो मैथमेटिकली से सारी चीज पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में जो है वो ये कोई पर्सन है, और ये कितना है दोस्तों, 70 किलो का जो है वो आदमी है। मेरी तरह जो है मेरा वेट है उतना लगभग जो है उसका वेट है। तो 70 केजी का पर्सन है। तो लगभग मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, मैंने बताया था कि टोटल 60% तो जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या होता है, वाटर ही होता है, ठीक है। तो आप वाटर निकालो, 60/100 इंटू 70 केजी, ठीक है।
आगे चीज समझ में, यही तो होता है 60% है, इस परसेंटेज को मैंने लिख लिया 60/100। अब 70 kg पर्सन का जो है वो हमें 60% निकालना है, ऐसे तो निकलेगा। तो ये इससे ये गया, इससे ये गया, लगभग कितना हो गया दोस्तों 42। ठीक है, तो 42 लीटर जो है वो हमारे पास में, अगर कोई 70 किलो का कोई आदमी है तो उसमें लगभग 72 लीटर तो वाटर वाटर ही रहेगा। ये देखो यहां पे अच्छे तरीके से लिख रखा है, किसी भी चीज को रटना नहीं है। कैसे निकल के आएगा 42, वो मैंने आपको बता दिया। 60% वाटर है तो इस तरीके से आप 60% को निकालोगे तो 7×42 42 लीटर आ जाएगा। अब इस 42 लीटर में मैंने क्या बताया था कि लगभग 2/3 हिस्सा तो जो है वो हमारे पास, वैसे लिखता हूं, लगभग 2/3 हिस्सा तो जो है वो क्या होता है दोस्तों, इंट्रासेलुलर होता है। यही तो बोला था मैंने कि 2/3 हिस्सा तो जो है वो इंट्रासेलुलर होता है। अब इस 2/3 को भी ले लेते हैं। ठीक है, 2/3 की अगर हम बात करें तो 2/3 हो गया ये हमारे पास में, 2/3 हिस्सा जो है। अब 2/3 कितना लीटर आएगा, इस 42 का जो है वो 2/3 निकालिए तो 2/3 इंटू 42, ये हो गया हमारे पास में 14, यानी कि लगभग ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 28। तो लगभग 28 लीटर तो जो है वो इंट्रासेलुलर होता है। ये देखिए आगे चीज निकल के ये आ गया 28 लीटर। कैसे आया, यहां से आया, ये 28 लीटर कहां से आया, यहां से आया। ठीक है, 2/3 हमने निकाला है, हमने बोला 2/3 तो जो है वो इंट्रासेलुलर ही होता है। तो ये इंट्रासेलुलर जो है वो 2/3 निकालेंगे तो 42 लीटर का इसका निकालना है 2/3। ठीक है, टोटल जो वॉल्यूम है, अब हम पूरी बॉडी वेट का नहीं निकालेंगे, हमने क्या कहा था कि जितना फ्लूइड होता है उसका लगभग 2/3 हिस्सा। तो टोटल फ्लूइड कितना था हमारे पास में, ये लगभग 42 लीटर था, तो इसका निकाला तो ये हमारे पास में इंट्रासेलुलर, यानी कि ये हमारे पास में कोई सेल होगी। ठीक है, ये हमारे पास में न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे पास में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, बाकी अदर चीजें हैं। तो सेल के अंदर जिसको हम कहते हैं ना साइटोप्लाज्म वाली चीजें, तो ये हमारे पास में जो है वो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इंट्रासेलुलर हो गया। क्लियर। अब बात आ जाती है हमारे पास में एक्स्ट्रा सेलुलर की, यानी कि सेल के जो है वो बाहर रहेगा। अब ये सेल के बाहर कितना रहता है दोस्तों, सेल के बाहर मैंने बताया था कि लगभग 1/3 हिस्सा जो है वो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। अब 1/3 निकालिए, इसका 1/3 निकालेंगे 1/3 इंटू 42 का 1/3 निकालना है तो ये आ गया 14, यानी कि लगभग 14 लीटर जो है वो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, यानी कि सेल के बाहर। इस सेल के बाहर जो भी आएगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर में आ गया। तो ये देख लीजिए आप 14 लीटर। ठीक है, 14 लीटर आ गया हमारे पास में एक्स्ट्रा सेलुलर। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो कहां कहां प्रेजेंट होता है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर में आपको बता दिया था, मैंने आपको अलग अलग बताया था, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि लगभग 70 to 80, ठीक है 70 to 80 जो है वो हमारे पास में इंट्रास्टिशियल होता है। ठीक है, लगभग 20 to 30% जो है वो हिस्सा हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, लगभग जो है वो इंट्रावेस्कुलर होता है। और वहां से 1 से 2% बताया था मैंने। ठीक है, 1 से 2% की बजाय आप 2 से 5% कीजिए, ये होता है हमारे पास में दोस्तों ट्रांससेलुलर। अब देखो पहली चीज आ गई इंट्राटिशियल फ्लूइड, यानी कि इस 14 लीटर में लगभग 9.5 लीटर तो जो है वो इंट्राटिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो टिश्यू जो सेल्स के बीच में जो है वो हमारे पास में स्पेस है वहां पे प्रेजेंट होता है, जिसको मेंटेन करते हैं हमारे पास में बेसिकली एल्बुमिन। ठीक है, वो मेंटेन करती है, फ्लूइड को मेंटेन करती है। नेक्स्ट आ गया प्लाज्मा में, यानी कि इंट्रावेस्कुलर, वो लगभग 3.5 लीटर होता है। ठीक है, तो 3.5 और इसको 9.5 को जोड़ोगे तो 13 लीटर आ जाएगा। और जो रिमेनिंग 1 लीटर बचा वो होता है ट्रांससेलुलर। ट्रांससेलुलर में कहा जाता है, जो नए इंट्रावेस्कुलर हो गया, ये हो गया हमारे पास में लो इंट्रावेस्कुलर। ठीक है, जो नए इंट्रावेस्कुलर होता है, नए इंट्राटिशियल होता है, वो होता है अलग से, जैसे कि CSF हो गया है, प्लूरल फ्लूइड हो गया है, पेरिटोनियल कैविटी में होता है। ये सब चीजें जो है वो कहां होती है, ट्रांससेलुलर। आई थिंक ये सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में फ्लूइड से रिलेटेड। ठीक है, अब अगर फ्लूइड एक्सेसिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्लाइड को थोड़ा सा हमारे पास में ऊपर नीचे है, उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स का हम बाद में लेंगे। ये लो, ये हमारे पास में नेक्स्ट आ गया फ्लूइड इम्बैलेंस। ठीक है, बीच में एक स्लाइड थी, ये हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट्स वाली आ गई थी, वो मैंने आगे किसका ये थोड़ा सा। ठीक है, अब आ जाता है
हो गया, टोटल फ्लूइड आपको समझ में आ गया, कौन सा कहाँ कहाँ क्या क्या प्रेजेंट होता है। आई थिंक सारी चीज क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा मैथमेटिक्स बायोलॉजी वालों की कमजोरी होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब बात आती है फ्लूइड इम्बैलेंस की। फ्लूइड इम्बैलेंस इन द सेंस कि अगर हमारे, अब इम्बैलेंस में दोनों चीज है। इम्बैलेंस में कभी भी आप ये मत सोचना कि सिर्फ डेफिशिएंसी होती है, इम्बैलेंस में एक्सेसिवनेस भी होती है। इम्बैलेंस का मतलब ये हो। तो अब हम सबसे पहले फ्लूइड इम्बैलेंस में सबसे पहले हम ले लेते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, या हम कहते हैं डिहाइड्रेशन या हाइपोवोलेमिया। तीनों चीज एक ही है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट बोल दो, या हाइपोवोलेमिया बोल दो, या फिर डिहाइड्रेशन बोल दो, ये चीज आपको पता है। तो अब हम फ्लूइड एंड इम्बैलेंस में सबसे पहले हम ले लेते हैं डेफिशिएंसी को, देन उसके बाद लेंगे एक्सेसिवनेस को। ठीक है, तो पहली चीज आ गई हमारे पास में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट या हाइपोवोलेमिया या डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी या फिर डिहाइड्रेशन या हाइपोवोलेमिया कौन सी कंडीशन में हो सकता है, क्या क्या कोजेज हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला कोज है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड वोमिटिंग। अगर किसी पर्सन को बहुत सीवियर वोमिटिंग हो या बहुत ज्यादा वोमिटिंग है, अब वोमिटिंग में क्या निकलता है दोस्तों, पानी तो निकलता है। ठीक है भाई, ज्यादा क्वांटिटी में तो वाटर ही निकलता है। अब वाटर बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली डेफिशिएंसी हो जाएगी। सेकंड, डायरिया। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा स्टूल पास होता है, बहुत ज्यादा जो है वो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, स्टूल का, उसमें भी वाटर होता है। भाई नॉर्मल स्टूल में तो वाटर की कंसेंट्रेशन कम होती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जो है वो हमारे पास में स्टूल पास होगा, डायरिया की कंडीशन आती है, तो उसमें तो ज्यादातर जो है वो वाटर ही निकलता है। बर्न की कंडीशन, ऑलरेडी मैंने बर्न भी जो है वो बताया हुआ है। बर्न में भी आप देखते हो कि वहां पे भी हमारे पास में जो है वो दोस्तों फ्लूइड की जो है वो डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हैमरेज। अगर किसी को ब्लीडिंग होगी, हैमरेज हो गया, तो वो हैमरेज जो है वो ब्लड जो है वो चला गया, तो ऑब्वियसली हाइपोवोलेमिया की कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट, एक्सेसिव स्वेटिंग। आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा गर्मियों के टाइम पे पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, और उस कंडीशन में जो है वो हीट स्ट्रोक की कंडीशन आ जाती है। इसीलिए कहते हैं गर्मियों में जो है वो आप पानी पी के जो है वो निकलिए, पानी की बोतल आप हमेशा जो है वो साथ रखिए। आपको लगता होगा कि स्वेट के कारण जो है वो क्या ही पानी निकलता है, लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा निकलता है, वो हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो है वो पानी निकल जाता है। नेक्स्ट, डायूरेटिक। अगर कोई क्लाइंट डायूरेटिक यूज कर रहा है, डायूरेटिक आपको बताइए, जैसे फ्रूसामाइड की हम बात करें, लेसिक्स वगैरह जो है, ये लेसिलेक्टोन है, ये सारे के सारे डायूरेटिक हैं। डायूरेटिक क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा पानी को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं कि वाटर को जो है वो बॉडी से बाहर निकालते हैं, वाटर को जो है वो आउट करते हैं। तो वाटर को आउट करेंगे डायूरेटिक, अब वाटर को, पानी को बाहर निकालेंगे, तो ऑब्वियसली जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। और लास्ट आ जाता है इनएडिक्वेट इंटेक। इनएडिक्वेट इंटेक इन द सेंस कि बॉडी को जरूरत है लेकिन आप पानी पी ही नहीं रहे हो, तो भी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, डिहाइड्रेशन या हाइपोवोलेमिया। सारी चीज मैंने आपको बता दी थी। मैंने पहले कहा था कि मैं बोलूंगा ज्यादा, आप लिख लेना दोस्तों। वोमिटिंग की कंडीशन में हो सकता है, डायरिया की कंडीशन में हो सकता है, बर्न की कंडीशन में हो सकता है, हेमरेज की कंडीशन में हो सकता है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाए उसकी कंडीशन में हो सकता है, अगर डायूरेटिक यूज करो तो उसकी कंडीशन में हो सकता है, और इनएडिक्वेट इंटेक हो जाए तो उसकी कंडीशन में हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सिम्टम्स। सिम्टम्स की बात करें कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो पहली चीज होगी ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, आपको पता ही है, बिल्कुल गला जो है वो सूख जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ड्राई हो जाएगी। नेक्स्ट, डिक्रीज स्किन ट्रिगर। स्किन ट्रिगर जो है वो डिक्रीज होगा। स्किन ट्रिगर क्या है दोस्तों, ये हमने स्किन को ऐसे पिंच करके ऊपर उठाया, देन इसको छोड़ा, तो ये जो है वो कुछ सेकंड में वापस जो है वो अपनी पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, कुछ सेकंड में। अगर फ्लूइड अच्छे तरीके से है, हम हाइड्रेटेड हैं, तो जैसे छोड़ेंगे तो विद इन जो है वो सेकंडों में हमारे पास में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नॉर्मली जो है वो विद इन 5 सेकंड में जो है वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर मान के चलिए कोई क्लाइंट, अगर उसको डायरिया है या फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, आप डायरेक्ट छोड़ो, डायरिया की छोड़ो, बर्न की छोड़ो, वोमिटिंग की छोड़ो, मतलब उसके अंदर अगर फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो गई है, तो आप उस स्किन को यूं करोगे तो छोड़ दोगे, तो वो स्किन ऐसे कैसे रहेगी, उसको ठीक होने में लगभग जो है वो 5 से 10 सेकंड का टाइम लग जाएगा। या बूढ़े लोगों में भी आप देख सकते हो, अगर स्किन को यूं उठा दोगे, देन ऊपर उठा के रखोगे, वापस छोड़ोगे, तो वापस जो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आती है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, लगभग जो है वो हमारे पास में 10 से 15 सेकंड भी लग जाते हैं, तो वो होता है डिक्रीज स्किन ट्रिगर। तो अगर कोई क्लाइंट फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट से सफर कर रहा है, तो उसमें स्किन ट्रिगर जो है वो डिक्रीज मिलेगी। नेक्स्ट, हाइपोटेंशन। ऑफ कोर्स
हाइपोटेंशन क्या होगा जी, बिल्कुल होगा, बीपी जो है वो डिक्रीज मिलेगा। क्यों डिक्रीज मिलेगा? क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है, ठीक, वॉल्यूम ही नहीं है। और नेक्स्ट आ गया दैट इज कॉल्ड टेकिकार्डिया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं पे सबसे ज्यादा गलती करके आते हैं कि अगर हमारे पास में वॉल्यूम कम है तो टेकिकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, रट लो, डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में बैठा लो कि अगर बीपी कम है, वॉल्यूम की डेफिशिएट है, अगर हमारे पास में ज्यादातर वोमिटिंग से ब्लड निकल चुका है, तो हमारे पास में टेकिकार्डिया होगा, इंक्रीज हार्ट रेट होगी। इंक्रीज हार्ट रेट क्यों होगी? वो इसलिए होगी दोस्तों कि बॉडी के अंदर जो है वो वॉल्यूम कम है, बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम है, तो इसके कारण क्या होगा कि बॉडी उस वॉल्यूम को कंपनसेट करेगी, कंपनसेट करेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो हार्ट को पंप करेगी और टेकिकार्डिया की कंडीशन जो है वो अराइज हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी बैठा लेना, काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछा था, इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया। नेक्स्ट आया था हमारे पास में कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, यूरिन जो है वो कंसंट्रेट मिलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पता है यूरिन के अंदर 96% तो वाटर ही होता है। अब वाटर वहां पे है नहीं है तो यूरिन कंसंट्रेट मिलेगा। एंड वेट लॉस, वेट लॉस क्यों मिलेगा? अरे जब बॉडी में 60% वाटर ही है, वाटर ही कम हो जाएगा तो बॉडी का तो वेट कम होगा ही होगा। ठीक, ये हो जाएगा। कहीं बॉडी वेट कम करने के चक्कर में आप पानी पीना कम लग जाओ, ऐसा नहीं करना, वो चीज अलग है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? अगर किसी को फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट है, हाइपोवोलीमिया है, तो हम क्या करेंगे? ओरली या आईवी फ्लूइड का जो है वो रिप्लेसमेंट करेंगे, यानी कि ओरली देंगे। अगर ओरली से पॉसिबल हो रहा तो ठीक है, अदरवाइज आईवी करेंगे और जो भी हमारे पास में अंडरलाइन कोजेज है उसको जो है वो ठीक करेंगे। तो ये तो था हमारे पास में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट। अब हम ले लेते हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। अगर ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस बोल दो या ओवर हाइड्रेशन बोल दो या हाइपर वॉल्यूमिया बोल दो, जस्ट उससे अपोजिट। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं दोस्तों फ्लूइड वॉल्यूम ओवर हाइड्रेशन के? एक होता है हार्ट फेलियर। अगर हार्ट फेलियर होता है तो हार्ट सही तरीके से पंप नहीं कर पाएगा। ठीक है, हार्ट पंप नहीं कर पाएगा। हार्ट फेलियर में हाइपो या ओवर हाइड्रेशन कैसे हो सकता है वो देखिए कैसे कोरिलेट कर रहा है। हार्ट पंप नहीं करेगा तो वो फ्लूइड को बाहर नहीं निकाल पाएगा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है बाहर नहीं निकलेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर नहीं निकलेगा तो वो यूरिन तक नहीं जाएगा, वो मतलब किडनी तक नहीं जाएगा। किडनी तक नहीं जाएगा तो किडनी यूरिन नहीं बना पाएगी, यूरिन नहीं बना पाएगी तो वैसे ही फ्लूइड अंदर के अंदर ही रह गया। ठीक है, ऐसे मान के चलो राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो सारा का सारा फ्लूइड वॉल्यूम जो हो पीछे की साइड में आके जम जाएगा। पीछे कहां पे दोस्तों? जो हमारे पास में जुगुलर वेन डिस्टेंशन है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, एडिमा वगैरह है, तो फ्लूइड वहां पे जम जाएगा। तो हार्ट फेलियर में भी जो है वो हमारे पास में हाइपर वॉल्यूमिया होता है। क्यों होता है? वो दोनों मैंने आपको रीजन बता दिए। नेक्स्ट आता है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में क्यों? वही बात है, हार्ट तो सही तरीके से काम कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी सही तरीके से काम कर रहा है, ब्लड का जो है वॉल्यूम भी सही तरीके से किडनी के अंदर भेज रहा है, लेकिन किडनी ही फेल हो चुकी है, किडनी ही जो है वो उसका यूरिन नहीं बना पा रही है, वो सारी चीजें। लीवर सिरोसिस की कंडीशन में, ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन, ये चीज आपको बता दी है। एक्सेसिव आईवी फ्लूइड, अगर हम किसी को बहुत ज्यादा जो है वो फ्लूइड दे दें, ठीक है, देना चाहिए था 1 लीटर, दे दिया हमने 4 लीटर, ठीक है, तो वो सारी चीजें। नेक्स्ट एक्सेसिव सोडियम इंटेक, अगर हम बहुत ज्यादा जो है वो सोडियम का इंटेक कर लेंगे। सोडियम का इंटेक करने से क्या होगा? सोडियम क्या करता है दोस्तों? वाटर का रीएब्जॉर्वेशन करता है, वाटर को जो है वो वाटर रीएब्जॉर्वेशन करता है। ठीक है, अब वाटर का रीएब्जॉर्वेशन करेगा, सोडियम वाटर को पकड़ के रखेगा, उसको जाने नहीं देगा, तो ऑब्वियसली जो है वो हाइपरवोलीमिया हो जाएगा। पानी अगर शरीर के अंदर ही रह गया तो हाइपरवोलीमिया ही होगा। ठीक है, तो एक्सेसिव सोडियम इंटेक करेंगे, सोडियम जो है वो हमारे पास में वाटर का रीएब्जॉर्वेशन करता है। एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्वेशन करता है, अभी आगे आएगा तो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो हर चीज को कंसेप्ट बेस से जो है वो क्लियर करो। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में जो है वो हमारे पास में क्या क्या चीजें हो सकती है? अगर फ्लूइड वॉल्यूम हमारे बॉडी के अंदर रह गया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एडिमा हो जाता है, आपको पता ही है। वेट गेन होगा, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि 60% जो हमारे पास में वाटर है, और ज्यादा फ्लूइड हो गया, एडिमा हो गया तो वेट गेन होगा। हाइपरटेंशन की कंडीशन आएगी, बिल्कुल हाइपरटेंशन की कंडीशन आएगी। बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। बाउंडिंग मतलब एक खत्म नहीं होती, दूसरी फिर से चालू हो जाती है, उसको हम कहते हैं बाउंडिंग पल्स। ऑलरेडी पल्स भी मैंने जो है वो ब्लूट सीरीज के अंदर करवा रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। जितने भी हमारे पास में पल्स है, डाइक्रोटिक पल्स है, बाउंडिंग पल्स है, वाटर हैमर पल्स है, ठीक है,
ये सब चीजें जो है वो मैंने वहां पे करवा रखी है, ठीक है। एंड क्रैकल्स इन लंग्स, ऑफ कोर्स फ्लूइड जो है वो हमारे पास में प्लूरल फ्लूइड जो है वो प्लूरल कैविटी के अंदर बच जाता है, जिसकी वजह से हमें क्रैकल साउंड जो है वो सुनाई देती है। एंड जुगुलर वेन डिस्टेंशन, ऑफ कोर्स फेलियर होगा या हाइपरवोलेमिया होगा तो जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं दोस्तों, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इन देखिए ओरली और आईवी हम टोटली बंद कर देते हैं कि इसको फ्लूइड नहीं देना है क्योंकि पहले से ही एक्सेसिव है। देन उसके बाद डायूरेटिक यूज करेंगे, ऑफ कोर्स डायूरेटिक यूज करेंगे तो क्या होगा कि पानी ज्यादा से ज्यादा जो है वो यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकलेगा, तो डायूरेटिक का ये तो काम होता है, तो डायूरेटिक देंगे वो हमारे पास में बाहर निकलेगा। एंड सोडियम रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, सोडियम का जो है वो रिस्ट्रिक्शन कर देंगे, सोडियम को जो है वो हम पकड़ के रखेंगे, ठीक है, सॉरी सोडियम का जो हम बॉडी में अंदर नहीं जाने देंगे, जब सोडियम कम हो जाएगा तो वो वाटर को पकड़ के नहीं रखेगा। ये हो गया हमारे पास में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। तो दोस्तों हमने फ्लूइड वॉल्यूम पढ़ा, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर कितना होता है, इंटरस्टिशियल कितना होता है, इंट्रावेस्कुलर कितना होता है, ट्रांससेलुलर क्या होता है, इन सब के बारे में सारी चर्चा कर लिए। लॉस हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन, किस कंडीशन में हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, वो सारी चीजें पढ़ी। एक्सेसिव हो सकता है तो किसके क्या कारण है, क्या सिम्टम्स है, क्या ट्रीटमेंट है, वो सारी चीजें हमने कंप्लीट की। अब आ जाता है हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करते हैं उसको हम ले लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर हम बात करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स में हम चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। तो मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स और उनकी नॉर्मल वैल्यू हम पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम। तो सोडियम की नॉर्मल वैल्यू होती है दोस्तों 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। पोटेशियम की अगर हम बात करें तो पोटेशियम की होती है 3.5 से लेके 5.1 होती है वैसे तो, बट 5.0 मिली इक्विवेलेंट होती है। कैल्शियम की बात करें तो 8.5 से लेके 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की 1.5 से लेके 2.5, ये मिली इक्विवेलेंट गलत है दोस्तों, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट की जगह आप लिखिए mg/dl, ठीक है, ये हो गया mg/dl, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है हमारे पास। मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास में 1.5 से लेके 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। देन उसके बाद क्लोराइड जो है वो हमारे पास में 95 से लेके 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये बिल्कुल ठीक है। फोस्फेट जो है वो हमारे पास में 2.5 से लेके 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और बाइकार्बोनेट जो है वो हमारे पास में 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स में जो है वो आपको 22 से लेके जो है वो 26 भी दिखाई देगा, 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो ये जो है वो एग्जैक्ट, तो हमारे पास में 22 से 26 जो है वो एग्जैक्ट आता है, ठीक है, ये एग्जैक्ट है। बाकी काफी सारे बुक्स में 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट भी जो है वो आता है। 22 से 26 आप कब देखोगे, जब हम एसिड बेस बैलेंस देखेंगे तब, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके सबके बारे में लेंगे, थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा तो आप फटाफट जो है वो जल्दी जल्दी चीजें लिखिए। हम हर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में देखेंगे कि सोडियम होता है तो सोडियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, एक्सेसिवनेस से क्या होगा, क्या क्या साइन सिम्टम्स है, कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे हम पोटेशियम को देखेंगे कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, एक्सेसिवनेस से क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी को हम कैसे ट्रीट करेंगे, एक्सेसिवनेस को हम कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि दोनों चीजें इम्बैलेंस में तो हम दोनों चीज पढ़ेंगे। वैसे कैल्शियम में भी हम पढ़ेंगे, मैग्नीशियम में भी हम पढ़ेंगे, क्लोराइड में भी, फॉस्फेट में भी, ये सब चीज। बाइकार्बोनेट हम नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो है बाइकार्बोनेट मैंने एसिड बेस बैलेंस में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो करवा दिया है। फटाफट चलते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो आपको रटनी ही पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि बहुत ईजी है, मैं जब आपके साथ साथ चलूंगा तो भी मैं आपको बता देता हूं, बाकी ये बहुत ईजी है, डोंट वरी। सबसे पहले हम ले लेते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में सबसे पहले सोडियम इम्बैलेंस को हम ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम इम्बैलेंस में हमारे पास में पहला हम लेते हैं डेफिशिएंसी, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया किसको कहेंगे, अगर सोडियम की वैल्यू जो है वो हमारे पास में 135 मिली इक्विवेलेंट से कम हो जाती है, उसको हम कहेंगे हाइपोनेट्रीमिया। नॉर्मल वैल्यू की अगर हम बात करें तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, नॉर्मल वैल्यू होती है 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, ठीक है। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अगर 135 से डेफिशिएंसी आ गया तो उसको हम कहेंगे दोस्तों हाइपो। हाइपो का मतलब
कम, और नेट्रीमिया का मतलब सोडियम, नेट्रीमिया मतलब सोडियम, हाइपो मतलब डिक्रीज। तो डिक्रीज सोडियम, अगर सोडियम की वैल्यू 135 मिली इक्विवेलेंट से कम हो जाती है तो उसको हम कहेंगे हाइपोनेट्रीमिया। किस किस कंडीशन में हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है? पहली चीज, एक्सेस वाटर इनटेक। अगर बहुत ज्यादा जो है वो अगर आप पानी पियोगे, तो मैंने आपको बता दिया था दोस्तों कि सोडियम और वाटर का जो है वो चोली दामन का साथ है, ठीक है, दोनों की जय वीरू वाली दोस्ती है। सोडियम जहां रहेगा वहीं वाटर रहता है, ठीक है। अब अगर हमने एक्सेसिव वाटर इनटेक कर लिया है तो ज्यादा पानी भी बाहर निकलेगा, ज्यादा पानी बाहर निकलेगा तो सोडियम भी उसके साथ बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में SIADH, ठीक है, ठीक है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की जो है वो एबनॉर्मेलिटी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ADH की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। ADH की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से हमारे पास में जो यूरिन है वो बहुत ज्यादा कंडीशन में निकलेगा और वो सारी चीजें। नेक्स्ट हो जाता है डायूरिटिक। डायूरिटिक काम में लोगे, ठीक है, जैसे लेसिक्स वगैरह डायूरिटिक काम में लेते हैं तो वाटर बाहर निकलेगा, सोडियम बाहर निकलेगा, ठीक है। एंड GI लॉसेज, GI लॉसेज मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉसेज, जैसे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो गया या बहुत ज्यादा जो है डायरिया हो गया, तो ये सारी कंडीशन जो है वो किसको कोज करती है दोस्तों? हाइपोनेट्रीमिया को कोज करती है, डिक्रीज सोडियम लेवल को जो है वो कोज करती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों सिम्टम्स होते हैं हमारे पास में कि दैट इज कॉल्ड हेडेक होता है। सिम्टम्स में हमारे पास में अगर सोडियम की डेफिशिएंसी होगी तो हेडेक होगा, कंफ्यूजन होगा, सीजर्स भी आ सकते हैं। बाकी नोजिया एंड मसल्स क्रैम्प जो है वो आपको देखने को मिलेंगे अगर सोडियम की डेफिशिएंसी है तो। इसमें हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन आता है एंड मसल्स क्रैम्प्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि सीवियर कंडीशन में आते हैं। हालांकि हाइपर और हाइपो दोनों को ही हमें जो है वो ठीक करना होता है। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो दोस्तों ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? सिंपल, किसी चीज को रटो मत। रट आप एक चीज को लोगे, दो चीज को लोगे, सारी चीजों को आप रट नहीं पाओगे। इसलिए सोचो कि सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे दोस्तों? उसमें हम पहली चीज रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड देंगे। फ्लूइड को जो है वो रिस्ट्रिक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो वाटर अंदर नहीं जाएगा, वाटर अंदर नहीं जाएगा तो सोडियम उसके साथ बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करते हैं एंड गिव हाइपरटोनिक सोलाइन। हाइपरटोनिक सैलाइन जो है वो देते हैं। बेसिकली 3% जो है वो NaCl जो है वो दिया जाता है, ठीक है। 3% NaCl जो है वो बेसिकली दिया जाएगा अगर हमारे पास में क्या है दोस्तों? सोडियम की डेफिशिएंसी है, सोडियम की जो है वो हमारे पास में कमी है तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया इन द सेंस कि हमारे पास में सोडियम की जो है वॉल्यूम कम हो, जो है वो ज्यादा हो जाएगी। नॉर्मल वैल्यू वही आपको पता है 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। तो अब 145 से ज्यादा हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? हाइपर। हाइपर का मतलब इंक्रीज और नेट्रीमिया का मतलब सोडियम। तो सोडियम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसको हम कहेंगे हाइपरनेट्रीमिया। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? वही चीज, वाटर लॉसेज। बहुत ज्यादा जो है हमारे पास में वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि वाटर लॉस वैसे वाला नहीं दोस्तों, वाटर लॉस होगा अगर यूरिन के थ्रू वाटर लॉस होता है तो सोडियम बाहर निकल जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि अगर हमारे पास में फीवर की वजह से या बर्न की वजह से वाटर लॉस होता है तो उसमें सोडियम जो है वो अंदर ही रह जाता है, ठीक है। तो वाटर लॉस होगा तो फीवर एंड बर्न वाला, वो वाटर लॉस नहीं, यूरिन वाला नहीं। एंड एक्सेसिव साल्ट इंटेक, अगर आपने बहुत ज्यादा नमक खा लिया है तो नमक में बेसिकली क्या होता है? NaCl ही होता है। अब नमक ज्यादा खा लिया तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में जो है सोडियम बढ़ जाएगा। एंड डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन में भी जो है वो सोडियम इंक्रीज मिलता है। अब बात आती है सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में हमारे पास में क्या आता है दोस्तों? सिम्टम्स में आ गया थ्रस्टी, बिल्कुल प्यास जो है वो लगेगी। देन उसके बाद ड्राई म्यूकोसा, ठीक है, म्यूकोसा जो है वो ड्राई हो जाएगा। कंफ्यूजन जो है वो हमें देखने को मिलेगा, सीजर्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। लगभग हाइपोनेट्रीमिया हाइपरनेट्रीमिया के सिम्टम्स जो है वो लगभग सेम होते हैं। देखो वहां पे भी कंफ्यूजन था, वहां पे भी जो है वो सीजर्स थे, ये मैंने आपको लगाया था, देखा कंफ्यूजन सीजर्स वहां पे भी थे, यहाँ पे भी थे। लिटिल बिट जो है वो दोनों में डिफरेंशिएट होता है। ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे दोस्तों? ट्रीटमेंट में हम हाइपोटोनिक फ्लूइड देंगे, ओरल वाटर देंगे, ठीक है। वाटर जो है वो ज्यादा देंगे ताकि जो है वो हमारे पास में वाटर ज्यादा देंगे तो यूरिन के थ्रू वाटर निकले। देन हाइपोटोनिक फ्लूइड, हाइपोटोनिक फ्लूइड में जैसे हाफ NaCl भी आता है, ठीक है। हाफ NaCl का मतलब हो गया 0.5% NaCl भी जो है वो आता है, तो वो देंगे। या फिर जो है अगर NaCl देने की जरूरत पड़ी तो, अगर नहीं है तो हाइपोटोनिक में हमारे पास में और भी जो है वो आता है तो वो सारी चीजें देंगे,
ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में हाइपोटोनिक फ्लूइड देंगे। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों पोटेशियम इम्बैलेंस। ठीक है, सोडियम का कंप्लीट हो गया। पोटेशियम इम्बैलेंस की बात करें तो पोटेशियम इम्बैलेंस आता है सबसे पहले हाइपोकैलेमिया। हाइपो का मतलब क्या हो गया दोस्तों, डिक्रीज। हाइपो का मतलब हो गया डिक्रीज एंड कैलेमिया का मतलब हो गया दोस्तों पोटेशियम। कैलेमिया और कैल्शियमिया दोनों में जो है वो डिफरेंस होता है। कैलेमिया होता है कैलेमिया होता है हमारे पास में पोटेशियम और कैल्शियमिया होता है हमारे पास में कैल्शियम। ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया किसको कहेंगे दोस्तों, अगर हमारे पास में पोटेशियम लेवल जो है वो लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट से कम हो जाएगा। नॉर्मल वैल्यू आपको बताइए, नॉर्मल वैल्यू होते हैं हमारे पास में 3.5 से लेके 5.1 या 5.0 भी हम कह सकते हैं मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो हमारे पास में नॉर्मल वैल्यू होती है। अब अगर 3.5 से कम हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे हाइपोकैलेमिया। किसकी वजह से हो सकता है दोस्तों हाइपोकैलेमिया, अगर बहुत ज्यादा हम डायूरेटिक यूज करते हैं तो हाइपोकैलेमिया हो जाता है। तो कई बार अगर हमें डायूरेटिक यूज करना होता है तो 1-2 दिन तो हम नॉर्मली डायूरेटिक यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक यूज करते हैं, जैसे स्पेरालैक्टोन होता है। ठीक है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक क्या होता है, पोटेशियम को तो बॉडी के अंदर ही छोड़ देती है, बाकी वाटर को बाहर निकाल देती है, जो चोली दामन वाला साथ है उसको छुड़ा देती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने कहा था मैं ज्यादा बोलूंगा, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना है क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी हमारे पास में 45 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो डायूरेटिक यूज करते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास में हाइपोकैलेमिया हो सकता है। तो हाइपोकैलेमिया को यू मेंटेन करने के लिए हम डायूरेटिक में बीच बीच में हम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक यूज करते हैं। वॉमिटिंग हो जाएगी, अगर सीवियर वॉमिटिंग हो जाएगा तो भी हमारे पास में पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। डायरिया हो जाएगा तो भी पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी। एंड हाइपर एल्डरस्टेरोनिज्म, बहुत अच्छी चीज बोली है दोस्तों, हाइपर एल्डरस्टेरोनिज्म, एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो एल्डरस्टेरोन सिक्रेशंस हो जाएगा। ठीक है, जिसको हमने क्रोन्स डिजीज के नाम से बोला था ऑलरेडी, मैंने जो है वो कशिंग सिंड्रोम के नाम से बोला था ऑलरेडी, जो है वो मैंने यहाँ पे बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है। ठीक है, पूरी 1 घंटे की क्लास करवा रखी है हाइपर एल्डरस्टेरोनिज्म की, कि किस तरीके से होता है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि हाइपर का मतलब हो गया दोस्तों इंक्रीज, एल्डरस्टेरोन का मतलब हो गया एल्डरस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, एल्डरस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, एल्डरस्टेरोन हार्मोन, ये एल्डरस्टेरोन क्या करता है दोस्तों, सोडियम को जो है प्लस वाटर को, सोडियम एंड वाटर को तो जो है वो रीअब्जॉर्ब करेगा और पोटेशियम को जो है वो बाहर निकालता है हमारी बॉडी में। क्या करता है, पोटेशियम को बाहर निकालेगा। समझ में आ गया। रास मैकेनिज्म में भी हाइपर एल्डरस्टेरोन का जिक्र होता है। बाकी मैंने कशिंग सिंड्रोम में कर रखा है। एल्डरस्टेरोन हमारे पास में जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड के हमारे पास में जो है वो 2 लेयर होती है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स में हमारे पास में जो है वो 3 होता है, जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फेसिकुलटा, जोना रेटिकुलोसा, उससे हार्मोन निकलते हैं हमारे पास में। ठीक है, उसमें हमारे पास में एक हार्मोन है दैट इज कॉल्ड एल्डरस्टेरोन। ठीक है, वो एल्डरस्टेरोन क्या करता है दोस्तों, सोडियम एंड वाटर का तो जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करता है, पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकालता है। अब अगर हाइपर एल्डरस्टेरोन होगा, एल्डरस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट होगा तो ज्यादा पोटेशियम को बाहर निकालेगा, ज्यादा पोटेशियम को बाहर निकालेगा तो बॉडी के अंदर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, हाइपोकैलेमिया कहेंगे। क्लियर है, अब इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, आप फटाफट लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या क्या चीजें हो जाएगी, अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वीकनेस होता है, मसल्स वीकनेस होता है, डिसएरिथमिया हो सकता है। ठीक है, एरिथमिया बोल दो या डिसएरिथमिया बोल दो, दोनों एक ही चीज है। मसल्स क्रैम्प जो है वो हमें दिखाई देंगे एंड डिक्रीज बाउल साउंड। ठीक है, बाउल साउंड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, पेरिस्टेटिक मूवमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। मसल्स क्रैम्प बहुत ज्यादा आते हैं, कई बार आपने देखा होगा किसी को मसल्स क्रैम्प आते हैं तो उनमें जो है पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। ट्रीटमेंट के रूप में हम क्या देंगे दोस्तों, ओरल भी देंगे और आईवी पोटेशियम रिप्लेसमेंट देते हैं। ठीक है, ओरली में आपने सुना होगा पोर्ट क्लोर। ठीक है, पोर्ट क्लोर आता है जिसको हम वाटर के अंदर डाइल्यूट करके देते हैं, आईवी के रूप में देते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, डाइल्यूट करके देखते हैं। ठीक है, डाइल्यूट करके दिया था। अगर आपने इंजेक्शन KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का जो है वो इंजेक्शन आता है, ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट दे दिया तो आप पीछे नहीं घूमोगे, तब तक पेशेंट एक्सपायर कर जाएगा, इतना होता है। ठीक है, तो जो हम अब कैल्शियम देते हैं वो कभी भी डायरेक्ट नहीं देते, या तो इन्फ्यूजन में या डाइल्यूट करके जो है वो दिया जाता है। ओरल भी देता है, पोर्ट क्लोर के नाम से जो है वो आती है। ये हो गया हमारे पास में हाइपोकैलेमिया। ठीक, तो इसके ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया दोनों के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया का ट्रीटमेंट हो गया, इंजेक्शन KCl देते हैं, ठीक है, पोटेशियम रिप्लेसमेंट के रूप में डाइल्यूट करके देते हैं और धीरे धीरे देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया बोले तो हाइपर का मतलब हो गया दोस्तों इंक्रीज, और कैलेमिया का मतलब हो गया पोटेशियम। पोटेशियम लेवल अगर इंक्रीज हो गया उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपर कैलेमिया। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वैल्यू हो गया हमारे पास में 3.5 से लेके 5.0 या 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर 5.1 से या 5 से ज्यादा हो जाता है मिली इक्विवेलेंट से तो उसको हम कहते हैं हाइपर कैलेमिया। क्या क्या कोजेज हो सकते हैं? पहला कोजेज होता है दोस्तों रीनल फेलियर। हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे ये रीनल फेलियर वाला एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइपर कैलेमिया का मेन कोजेज क्या है, तो रीनल फेलियर। रीनल फेलियर हो जाता है तो पोटेशियम जो है बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। एसिडोसिस की कंडीशन में, ऑफ कोर्स एसिडोसिस कंडीशन में भी जो है वो हमारे पास में हाइपर कैलेमिया होता है। बर्न की कंडीशन में भी हाइपर कैलेमिया होता है। एंड पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि कई बार हम डायूरेटिक होता है हमारे पास में नॉर्मल डायूरेटिक नहीं होता है, जैसे फ्रूसामाइड लेसिक्स वगैरह नहीं होता है, तो हम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक देते हैं। जैसे लेसिक्स की जगह हम लेसिलेक्टोन देते हैं। भाई चलो है तो दोनों डायूरेटिक, लेकिन दोनों डायूरेटिक है। जो हमारे पास में लेसिक्स वाली टेबलेट है वो हमारे पास में लूप डायूरेटिक के रूप में आती है। ठीक है, और जो हमारे पास में लेसिलेक्टोन है वो हमारे पास में पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक के रूप में आती है। तो उस जैसे हम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक हम दे देते हैं, तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक क्या होता है, पोटेशियम को तो अलग कर देते हैं, ठीक है, और बाकी वाटर को बाहर निकालते हैं। अब पोटेशियम को अलग कर देते हैं तो ये तो बॉडी में रह जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइपर कैलेमिया हो जाएगा। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो मसल्स वीकनेस आएगी दोस्तों, हाइपर हाइपो दोनों में मसल्स वीकनेस आती है, इसमें भी अरिथमिया है एंड पैरेथीसिया जो है वो देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में हमारे पास में आता है दोस्तों आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, पोटेशियम का एंटीडोट होता है। एंटीडोट की क्लास भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर ले रखी है। ठीक है, वहां पे आप देख सकते हो, बिल्कुल मैंने बताया था कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है हमारे पास में जो है वो पोटेशियम की एक्सेसिवनेस को डिक्रीज करता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इंसुलिन प्लस ग्लूकोज का जो है वो सॉल्यूशन बना के दिया जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकोज का जो है वो हम कॉम्बिनेशन बना के देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये इंसुलिन क्या करता है, ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिज्म बहुत बड़ी है। वैसे तो मैंने डायबिटीज मेलाइटस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बता रखा था, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं। ये हमारे पास में सेल है, ठीक है, तो सेल में आपको पता ही है कि पोटेशियम जो है वो हमारे पास में एक्स्ट्रा सेलुलर के रूप में बाहर होता है, और सॉरी सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर के रूप में बाहर होता है, और पोटेशियम सेल के अंदर होता है। अब इस सेल को पोटेशियम को सेल से बाहर निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, इंसुलिन रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है, इंसुलिन जो है वो हमारे पास में रिक्वायर्ड होता है। ये इंसुलिन इस पोटेशियम को बाहर निकाल देगा इस सेल से। ठीक है, अब बाहर निकाल देगा और ब्लड वेसल्स में आ जाएगी। ठीक है, और ब्लड वेसल्स में फिर फ्लूइड के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो ये इंसुलिन क्या करता है कि इस पोटेशियम को बाहर निकालते हैं। तो हम डायरेक्टली अगर इंसुलिन दे देंगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी, क्लाइंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। अगर आपने इंसुलिन किसी को दे दिया तो हाइपोग्लाइसीमिया जाएगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम फिर ग्लूकोज भी साथ में देते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन और ग्लूकोज का जो है वो कॉम्बिनेशन बना के जो है वो आईवी फ्लूइड के द्वारा दिया जाता है, ताकि इंसुलिन तो उस दुश्मन को बाहर निकाल दे, उस पोटेशियम को बाहर निकाल दें, और जो हमारे पास में डेफिशिएंसी हुई है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाएगी, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास में जो है वो हम ग्लूकोज देते हैं। ठीक है, बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है, या फिर अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है तो हम फिर डायलिसिस करवाएंगे। क्लियर हो गया, ये हो गया हाइपर कैलेमिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम इम्बैलेंस। कैल्शियम इम्बैलेंस हमारे पास में सोडियम कंप्लीट हो गया, दोनों होगी। ठीक है, सोडियम की डेफिशिएंसी, सोडियम की एक्सेसिवेंस, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरनेट्रेमिया। देन उसके बाद पोटेशियम की होगी, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, दोनों की होगी। अब हम कैल्शियम के बढ़ते हैं। कैल्शियम इम्बैलेंस में सबसे पहले हम लेते हैं हाइपोकैल्सीमिया। मैंने आपको बताया था कैलेमिया और कैल्सीमिया में डिफरेंस पता होना चाहिए। हाइपो का मतलब हो गया दोस्तों डिक्रीज, और कैल्सीमिया का मतलब हो गया दैट इज कॉल्ड कैल्शियम लेवल। ठीक है, कैल्शियम लेवल अगर डिक्रीज हो जाता है उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो जाएगा, उसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 8.5 से लेके 10.5 या 10.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। ठीक है,
ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर में आता है। तो ये 8.5 से अगर डिक्रीज हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया नहीं, ठीक है। कोजेज की हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हमारे पास में जो है वो हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। तो दोस्तों पहली चीज आती है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में कैसे दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो थायराइड ग्लैंड करवा रखे हैं मैंने ब्लूड सीरीज के अंदर। आपको लग रहा होगा कि सर जिस चीज के लिए भी बोलते हैं, सर बोलते हैं कि मैंने करवा रखी है। तो दोस्तों आज हमारे पास में 229 नंबर की क्लास है, तो ऑलरेडी 228 टॉपिक तो हमने कंप्लीट किए ना। तो 228 टॉपिक में मैंने थायराइड ग्लैंड कंप्लीट की है। लगभग 90-92 के समथिंग जो है वो हमारे पास में ये ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, वहां पे मैंने करवा रखी है। थायराइड हमारे पास में थायराइड में पैराथायराइड ग्लैंड भी करवा रखी है। तो जो हमारे पास में पैराथायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन। क्या बोलते हैं दोस्तों, पैराथायराइड हार्मोन। ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है दोस्तों, एन कैन प्रकार हमारे पास में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी आ जाएगी तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। और अगर एक्सेसिवनेस आ जाती है तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है। पैराथायराइड हार्मोन जो है वो हमारे पास में डायरेक्ट कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन डिक्रीज हुआ, कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा। पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज हुआ, कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये कैल्शियम को जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी डिटेल से आप वहां पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट आता है विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कैल्शियम का एब्जॉर्वेशन नहीं हो पाता है, कैल्शियम का एब्जॉर्वेशन नहीं होगा तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, सिंपल। पैनक्रेटाइटिस, अगर पैनक्रियाज में जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है तो भी हमारे पास में जो है वो हाइपोकैलेमिया होगा। सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से कौन सी डिजीज होती है, टिटेनी रोग होता है, ठीक है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टिटेनी होता है। और टिटेनी का मेन साइन सिम्टम्स क्या है दोस्तों, चौवेस्टिक साइन एंड टॉर्टोरस साइंस जो है वो देखने को मिलेगा, सीजर्स आ जाते हैं। अब ये चौवेस्टिक साइन और टॉर्टोरस साइन क्या होते हैं, ये भी काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। चौवेस्टिक साइन और टॉर्टोरस साइन को ले लेते हैं। ये जो आप कंडीशन देख रहे हो ये है हमारे पास में टिटेनी की कंडीशन। टिटेनी की कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे स्पाज बन जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है वो स्पाज बन जाते हैं, ये टिटेनी में हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलेगा। देन चौवेस्टिक साइन एंड टॉर्टोरस साइन में हम देखते हैं, चौवेस्टिक साइन में चिक से याद रखना, C4 चौवेस्टिक एंड C4 चिक, ठीक है। तो चिक से याद रखना। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे फेशियल नर्व को जो हम कंप्रेस करते हैं, मुंह उस साइड हो जाता है, इस तरीके से मुंह जो है वो फेशियल नर्व का जो है वो कॉन्ट्रेक्शन होता है। जैसे फेशियल यहाँ पे ये जो ये लोब है इससे जस्ट आगे की साइड में जैसे प्रेस करते हैं मुंह उस साइड में हो जाता है, इसको हम बोलते हैं चौवेस्टिक साइन। टॉर्टोरस साइन में क्या होता है कि जैसे हम बीपी कप बांधते हैं, बीपी कप बांधने के बाद उसको इन्फ्लेट करेंगे यानी कि उसमें हवा भरेंगे तो ऑटोमेटिक जो है हमारे पास मेटाकार्पल का जो है वो स्पाज बन जाएगा, इस तरीके से जो है वो स्पाज बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं दोस्तों टॉर्टोरस साइन। क्लियर है, ध्यान में रखना। तो ये हो गया हमारे पास में चौवेस्टिक साइन एंड टॉर्टोरस साइन। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया, इमेज बेस पे भी जो है वो पूछा गया। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, सिंपल, अगर हाइपोकैल्सीमिया है या हाइपोकैलेमिया है तो सिंपल हम कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं और विटामिन डी के जो है वो इंजेक्शन देते हैं। कैल्शियम की टैबलेट भी आती है, ठीक है, और कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो हमारे पास में इंजेक्शन भी आता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज होगी हमारे पास में, कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया इन द सेंस कैल्शियम लेवल जो है वो एक्सेसिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको बताइए नॉर्मल वैल्यू वही आ गई हमारे पास में 8.5 से लेके 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आपको लगता है बार बार क्यों लिख रहा हूं, बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको भी अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की एक्सेसिवनेस हो जाती है, ठीक है। हाइपर का मतलब इंक्रीज और कैल्शियम इंक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड हाइपरकैल्सीमिया। कोजेज वही हाइपर पैराथायरिज्म, मैंने आपको बताया था कि पैराथायराइड हार्मोन जस्ट इसके साथ साथ चलता है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज होता है तो कैल्शियम लेवल भी इंक्रीज होगा, पैराथायराइड हार्मोन डिक्रीज होता है तो कैल्शियम लेवल भी जो है वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, अगर कोई मैलिग्नेंसी हो जाए तो कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, उसकी वजह से भी हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। एंड अगर आपने एक्सेसिव विटामिन डी ले लिया, एक्सेसिव विटामिन डी लेंगे, एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो एब्जॉर्वेशन हो जाएगा, एक्सेसिव अमाउंट में एब्जॉर्वेशन होगा तो ऑफकोर्स जो है वो ये चीजें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सिम्टम्स। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों वीकनेस हमें देखने को मिलेगी, देन
कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, किडनी स्टोन। आपको बताइए कि जितने भी हमारे पास में स्टोन होते हैं उसमें मैक्सिमम स्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन हमें देखने को मिलेगा। देन कंफ्यूजन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में काफी बार पूछा गया कॉन्स्टिपेशन और किडनी स्टोन। किडनी स्टोन तो होता ही होता है, अगर आपने कैल्शियम ज्यादा ले लिया तो कैल्शियम का जो है वो डिपोजिशन हो जाता है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे दोस्तों, हाइड्रेशन देंगे। हाइड्रेशन मतलब नॉर्मल जो है वो फ्लूइड देंगे, अच्छे तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देंगे ताकि उस तरीके से जो है वो हमारे पास में कैल्शियम का डिपोजिशन हो। लूप डायूरेटिक देंगे, लूप डायूरेटिक जैसे कि लेसिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया हमारे पास में लेसिक्स। लेसिक्स जो है वो लूप डायूरेटिक का एग्जाम्पल है। एंड बायोफॉस्फोनेट देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट में हम हाइपर कैल्शियमिया में देंगे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीशियम इम्बैलेंस, ठीक है। मैग्नीशियम इम्बैलेंस में आ जाता है, ठीक है, हाइपोमैग्नीसीमिया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हाइपोमैग्नीसीमिया, दैट इज का हाइपो का मतलब क्या हो गया दोस्तों, हाइपो का मतलब हो गया डिक्रीज और मैग्नीशियम लेवल डिक्रीज हो गया हाइपोमैग्नीसीमिया। नॉर्मल वैल्यू आपको पता ही है 1.5 से लेके 2.56 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, ठीक है। कोजेज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अल्कोहलिज्म, अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता है तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। डायरिया हो जाएगा, डायूरेटिक यूज में लगे तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सिम्टम्स में आपको बताइए ट्रिमर्स सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आ जाती है तो ट्रिमर्स हमें देखने को मिलेंगे। बाकी सीजर्स आ जाते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया आ जाता है, ठीक है। तो आपको बताइए कि जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो सीजर्स वगैरह आते हैं, तो हम उसमें मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के रूप में आ गया मैग्नीशियम सप्लीमेंट, मैग्नीशियम सल्फेट का जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में हाइपोमैग्नीसीमिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हाइपर मैग्नीसीमिया। हाइपर मैग्नीसीमिया का मतलब हो गया हमारे पास में मैग्नीशियम की जो है वो क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, उसको हम बोलते हैं हाइपर मैग्नीसीमिया। दैट इज कॉल्ड 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, हाइपर मैग्नीसीमिया, ठीक है। 2.6 लिखा था मैंने वहां पे, 2.5 2.6 जस्ट नॉर्मल है। कोजेज क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, रीनल फेलियर, अगर रीनल फेल हो जाएगी, रीनल सही तरीके से काम नहीं करेगी तो मैग्नीशियम हमारे बॉडी के अंदर रह जाएगा। एंड एक्सेसिव इनटेक, अगर बहुत ज्यादा मैग्नीशियम अगर आपने ले लिया है तो भी हमारे पास में क्या होता है, हाइपर मैग्नीशियमिया हो जाएगा। सिम्टम्स में क्या क्या दोस्तों क्या होता है, उसके जस्ट अपोजिट होंगे, हाइपोमैग्नीशियमिया के जस्ट अपोजिट, दैट इज का हाइपो रिफ्लेक्सिया हो जाएगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो देखने को मिलेगा। सांस जो है वो दिक्कत या रेस्पिरेशन में जो है वो दिक्कत आती है। तो ट्रीटमेंट के रूप में हम क्या देते हैं दोस्तों, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं एंड डायलिसिस करवाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट के रूप में हम कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो काम में लेते हैं। ये मैंने आपको जो है वो एंटीडोट के रूप में भी बता रखा है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फोस्फेट इम्बैलेंस। फोस्फेट इम्बैलेंस में हमारे पास में आता है दोस्तों हाइपोफोस्फेटमिया, ठीक है। हाइपोफोस्फेटमिया का मतलब हो गया हमारे पास में डिक्रीज फोस्फेट, ठीक है, डिक्रीज फोस्फेट। और वो कितने से कम हो जाएगा दोस्तों, 2.5 मिली इक्विवेलेंट से कम हो जाएगा, यानी कि इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 2.5 से लेके 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के समथिंग जो है वो होती है। मिली इक्विवेलेंट है, मिलीग्राम है, फोस्फेट का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फोस्फेट 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 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, देखो थोड़ा सा अभी गलत हो जाता ना, ठीक है, मिलीग्राम, तभी मेरे को लगा था कि कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ है, ठीक है। मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये हो गया हमारे पास में मिलीग्राम पर डेसीलीटर। देखो बार बार प्रयास करने का यही होता है कि थोड़ा सा लिखते टाइम पे ही हमारी कलम जो है वो हड़बड़ा जाती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है वो गड़बड़ है। देखो बाकी किसी में गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हुआ, तुरंत पता चल गया। कोजेज की अगर हम बात करें तो कोजेज क्या क्या होते हैं दोस्तों, एल्कोहलिज्म होता है, माल न्यूट्रिशन होता है एंड हाइपर पैराथायरिज्म हो गया, तो उसमें हमारे पास में फॉस्फेट का जो है वो इम्बैलेंस होता है। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना दोस्तों कि जो हमारे पास में पैराथायराइड हार्मोन का तो डायरेक्ट कैल्शियम के साथ में था, लेकिन पैराथायराइड हार्मोन का जस्ट अपोजिट होता है फोस्फेट से, ठीक है, फोस्फेट से जस्ट अपोजिट होता है। अगर फोस्फेट कम होगा तो अगर हाइपर पैराथायरिज्म होगा तो फोस्फेट कम होगा, हाइपोपैराथायरिज्म होगा तो फोस्फेट जो है वो ज्यादा होगा, यानी कि जस्ट कैल्शियम के अपोजिट काम करता है, ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये नोट कर लेना है कैल्शियम के जो है वो जस्ट अपोजिट कार्य करता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिलता है दोस्तों, वीकनेस देखने को मिलती है, बोन पेन देखने को मिलता है और रेस्पिरेटरी फेलियर जो है वो हमें देखने को मिलेगा।
ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हाइपोफॉस्फेटमिया है तो फॉस्फेट सप्लीमेंट देंगे, कमी है तो हम क्या करेंगे, वही चीज देंगे, सिंपल ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट आता है हाइपरफॉस्फेटमिया। हाइपरफॉस्फेटमिया का मतलब हो गया है कि क्वांटिटी जो है वो हमारे पास में 4.5 मिली इक्विवेलेंट से अगर ज्यादा हो जाती है तो उसको हम कहते हैं दोस्तों हाइपोफॉस्फेटमिया। ठीक है, हाइपोफॉस्फेटमिया। इसमें आ जाता है हमारे पास में कोजेज क्या क्या हो सकता है दोस्तों, रीनल फेलियर हो जाएगा एंड हाइपोपैराथायरिज्म। मैंने जस्ट आपको बताया था कि जो पैराथायराइड हार्मोन है वो कैल्शियम के तो जस्ट साइमल्टेनियसली काम करता है। अगर कैल्शियम के तो यूं होता है कि ये जैसे पैराथायराइड हार्मोन है और ये कैल्शियम है, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन अगर इंक्रीज होगा तो कैल्शियम भी इंक्रीज होगा, पैराथायराइड हार्मोन डिक्रीज होगा तो कैल्शियम डिक्रीज होगा। लेकिन पैराथायराइड हार्मोन जस्ट अपोजिट काम करता है किसके, फोस्फेट के। ठीक है, अगर पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज होगा तो फोस्फेट डिक्रीज होगा, और अगर पैराथायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, देखो हाइपोपैराथायरिज्म डेफिशिएंसी होगी तो फोस्फेट क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज मिलेगा, हाइपर फोस्फेटमिया। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स है जो आपको हमेशा याद में रखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत काम में आती है दोस्तों। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम में आती है। नेक्स्ट सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में क्या हो सकता है दोस्तों, टिटेनी हो सकता है, ठीक है, कैल्सिफिकेशन हो सकता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ टिश्यू के अंदर फोस्फेट जो है वो जमा हो जाएगा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो फोस्फेट बाइंडर देते हैं, फोस्फेट बाइंडर जो है वो हॉस्पिटल में आते हैं, वो गोल के जो है वो पिलाए जाते हैं, उससे फोस्फेट जो है वो बॉडी से बहुत जल्दी मात्रा में जो है वो बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में नर्सिंग असेसमेंट। अब फाइनली जो है वो सबका असेसमेंट ले लेते हैं, देन उस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश करते हैं। 2 स्लाइड हो रही थी। नर्सिंग असेसमेंट में हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑफ कोर्स अगर एक्सेसिवनेस है उसको भी हम चेक करेंगे और डेफिशिएंसी है तो उसको भी हम चेक करेंगे। तो मॉनिटर वाइटल साइन करते हैं, देन असेस इनटेक एंड आउटपुट, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को जो है वो हम असेस करते हैं, एंड चेक वेट डेली, डेली जो है वो हम वेट चेक करते हैं, एंड यूलेट स्किन ट्रिगर, स्किन ट्रिगर देखते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन देखते हैं क्योंकि आपको पता है कि फ्लूइड की डेफिशिएंसी होगी तो वहीं से पता चलेगा, एक्सेसिवनेस होगी तो भी हमको वहीं से पता चलेगा। ठीक है, देन उसके बाद मॉनिटर लैब वैल्यू, लैब वैल्यू देखेंगे तो उसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हैं, उससे हमें इलेक्ट्रोलाइट्स का पता चल जाएगा। ठीक है, वाइटल साइंस से भी जो है हमें इलेक्ट्रोलाइट्स का पता चल सकता है, इनटेक आउटपुट से, डेली वेट से, स्किन ट्रिगर से, म्यूकस मेम्ब्रेन से जो है वो हमें फ्लूइड का पता चल जाएगा कि डेफिशिएंसी है या एक्सेसिवनेस है। ठीक है, देन असेस द न्यूरोलॉजिकल चेंजेज, न्यूरोलॉजिकल चेंजेज होंगे, ये सब चीजें भी जो है वो हमें इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो है वो पता चलेगी। नेक्स्ट ऑस्कल्टेट हार्ट एंड लंग साउंड, लंग साउंड एंड हार्ट साउंड को जो है वो असेस करके भी हम जो है वो पता लगा सकते हैं। कुल मिला के नर्सिंग असेसमेंट में हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस तो नहीं है, वो हम असेस करेंगे, वो हम मॉनिटर वाइटल साइंस से भी कर सकते हैं, इनटेक आउटपुट से भी कर सकते हैं, कितना फ्लूइड आया कितना गया उससे हमें पता चल जाएगा। अगर इनटेक ज्यादा है तो एक्सेसिवनेस हो सकती है, और अगर आउटपुट ज्यादा है तो फिर डिहाइड्रेशन या फिर मतलब ओवर वॉल्यूम हो सकता है, हाइपो वॉल्यूम हो सकता है। नेक्स्ट वेट चेक करेंगे, ऑफ कोर्स अगर वेट घटेगा इसका मतलब फ्लूइड ज्यादा बाहर जा रहा है, वेट बढ़ेगा मतलब फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है। देन स्किन ट्रिगर से हम देख सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन देख सकते हैं, लैब से सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, कैल्शियम कितना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के माध्यम से ये सारी चीजें देख सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, ऑफ कोर्स कैल्शियम पोटेशियम इन सब की डेफिशिएंसी होगी तो ये सारी चीजें होती है, एंड हार्ट एंड लंग साउंड के द्वारा भी जो हो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरवेंशन, क्या करोगे, तो दोस्तों इंटरवेंशन ऑलरेडी हमारे पास में जो है वो हमने पढ़ रखा है। इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे, देखो फ्लूइड का जो है बैलेंस करेंगे, ठीक है, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस करेंगे, एडजस्ट करेंगे, अगर ज्यादा है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे और अगर कम है तो ज्यादा देंगे, बस सिंपली। एंड एडमिनिस्टर इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट एंड रिस्ट्रक्शन, वही इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा है तो हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, कम है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट एजुकेट पेशेंट ऑन डाइटरी सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, क्लाइंट को जो है वो डाइटरी सोर्सेज से कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे कैसे लेने हैं उन सब के बारे में जो है उसको एजुकेट करेंगे। एंड इम्प्लीमेंट फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन और डायूरेटिक एज ऑर्डर, जो भी हमारे पास में अगर एक्सेसिवनेस है, जो भी फ्लूइड रिस्ट अगर एक्सेसिवनेस है तो डायूरेटिक जो ऑर्डर दिए गए हैं वो हम देंगे, और अगर ऑलरेडी एक्सेस है, ठीक है, और अगर हाइपोवोल्यूमिया की कंडीशन है तो हम फ्लूइड वॉल्यूम रिस्ट्रिक्शन करेंगे या फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो देंगे। नेक्स्ट प्रोवाइड सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर ए पेशेंट विथ रिस्क ऑफ सीजर्स एंड कंफ्यूजन, आपने देखा
कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में जो है वो हमारे पास में सीजर्स एंड कन्फ्यूजन वाली कंडीशन आती है। तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, उसमें हम जो है वो सीजर्स ना आए उन सब की चीज़ों की जो है वो हम सेफ्टी देखेंगे। क्लियर है। लास्ट आ जाती है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी हमने पढ़ लगा है हर चीज़ में। शोक हो जाता है, अगर मान के चलिए बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी आ जाएगी तो शोक वाली कंडीशन आ जाएगी। शोक में फिर आदमी जो है वो मर भी सकता है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवनेस हो गई तो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा फ्रॉम फ्लूइड ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा। पल्मोनरी एडिमा भी जो है वो हमारे पास में काफ़ी डेंजर कंडीशन है। और कार्डियक अरेस्ट फ्रॉम सीवियर पोटेशियम एंड कैल्शियम इम्बैलेंस। अगर सीवियर पोटेशियम और कैल्शियम का इम्बैलेंस होगा तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। जो कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि पोटेशियम अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा कम हो गया तो भी दिक्कत है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वो हमारे पास में हार्ट मसल्स पे जो है वो जाके अटैक कर सकता है। और अगर इन सबको ट्रीट नहीं किया गया तो क्लाइंट जो है वो कोमा की कंडीशन में भी जा सकता है। ठीक है। तो ऑलरेडी वहां पे भी मैंने आपको जो है वो पूरी कॉम्प्लिकेशन बता दी है। बाकी मेन कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे भी आ गई है कि इनको ठीक नहीं करोगे, ये कॉम्प्लिकेशन आ गई जो लाइफ थ्रेडिंग कंडीशन है, जो कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ी थी कि ये जो है वो हमारे पास में हाइपर और हाइपो दोनों जो है वो लाइफ थ्रेडिंग कंडीशन है। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को जो है वो हम समाप्त करते हैं। क्लास को बहुत तेज तेज लेके चले, बहुत ही फास्ट चले, उसके बावजूद भी हमारे पास में 1 घंटे 10 मिनट की क्लास हो चुकी है, जो कि काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है। लेकिन दोस्तों टाइम जो है वो मेजर नहीं करता है, मेजर जो चीज़ करती है वो करती है आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप आपको ये क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा मैंने जो है वो डिटेल में और आपको समझाने की जो है वो पूरी पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी उसके बारे में 2 शब्द जो है वो ज़रूर कहिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।